कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर दो। अच्छा, तो ब्लैक को साफ नहीं, दिस इज द ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इस तरह से डायग्राम याद करो। ये बोमन स्ट्रक्चर है, यहाँ से टिश्यू टिश्यू हो रहा है, हाँ ऐसे ऐसे कॉन्जुगेटेड है ना, ऐसे ऐसे, तो ये है उसका ल्यूमन। यहाँ इसकी सेल है ये पीसीटी की, और यहाँ ये पेरिटोनियम क्या करेगी, ये मैंने साइड दिखा दी ना, इस साइड में दिखा दी। आगे बात समझे? तो अब यहाँ से मैंने सोडियम को दिखानी है, यहाँ क्या है सोडियम है, ये जाएगा यहाँ से यहाँ पर along the concentration gradient by facilitated diffusion। आगे बात समझे? facilitated diffusion, क्योंकि यहाँ से सोडियम आ रहा है ना, फिल्टर लोड पहले बताया ना, तो कितना अबाउट 575 ग्राम है पर डे बता रही हूँ। अब 1 मिनट का देख लेना, पर डे में 575 ग्राम होता है, ठीक है, पूरे दिन के अंदर। कोई एक दिन का 1 मिनट देख लो, इस मिनट में क्या हो रहा है। अब ये यहाँ आएगा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ आ गया सोडियम। अब यहाँ पे क्या है, तो कैरियर प्रोटीन होगी, यहाँ सोडियम, दूसरा ग्लूकोज, सिम्पोर्ट सिस्टम along with ग्लूकोज, ग्लूकोज भी इधर आएगा, सोडियम इधर आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद along with the ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन के साथ। जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एडीपी प्लस पीआई बनेगा, दैट फॉस्फेट इज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी। क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पे जगह होती है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाती है इस कैरियर प्रोटीन की। इतना तुमने ज़्यादा लिखना नहीं है, तुमने इतना ही लिखना है इसके बारे में कि जो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है दैट इज टेकिंग प्लेस, दिस इज बाय टू मेथड्स, फर्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकंड इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई? सोडियम क्या समझ में? अब दूसरी मैं इसके साथ साथ ग्लूकोज की बता रही हूँ। अब यहाँ कंसंट्रेशन जो इसकी जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट हमेशा सेट रहेगा, क्योंकि यहाँ लगातार सोडियम आ रहा है, तो यहाँ से जा भी रहा है ना, फिर साथ में जा भी रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो हमेशा ही रहेगा यहाँ पर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, इधर से सोडियम आता रहेगा और यहाँ आता रहेगा। यहाँ सोडियम कॉन्स्टेंट आ रहा है हर मिनट पे, और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से साथ साथ आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तो यहाँ डिफ्यूजन ग्रेडियंट सेटअप हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ से सोडियम यहाँ आता जा रहा है। ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम है ये। अब ग्लूकोज के केस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ ग्लूकोज का प्राइमरी है, सोडियम का सेकेंडरी है। अगर मैं ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करूं, ग्लूकोज का सेकेंडरी, सोडियम का प्राइमरी, जैसे मैंने बताया ना रीअब्जॉर्प्शन तो हो रही है ग्लूकोज की। सोडियम का प्राइमरी यहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज और जो सोडियम वो साथ में जा रहा है टीसी में, और सेकेंडरी मतलब यहाँ से ल्यूमेन से फिर इसमें आ रहा है। हाँ सर ये है यहाँ पर, हाँ ये सेकेंडरी हो रहा है, ये वैसे ही एन का सोडियम का सेकेंडरी इस साइड है। हाँ नहीं, इसमें ये यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ सोडियम जो है, सोडियम मूव कर रहा है विद हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो प्राइमरी हो रही है, सोडियम की जो हो रही है वो सेकेंडरी हो रही है। यहाँ तो सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ तो कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। डिफ्यूजन इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हो रही है, हाँ ग्लूकोज हेल्प कर रहा है सोडियम को ड्राइव करने में, हाँ ग्लूकोज हेल्प कर रहा है सोडियम को ड्राइव करने में, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुई है ग्लूकोज की हुई है। समझ आई बात? ये बात। तो ये सोडियम की सेकेंडरी हुई, ग्लूकोज की प्राइमरी। अब ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज की सेकेंडरी हो जाएगी, सोडियम की प्राइमरी हो जाएगी। इस तरह से अमीनो एसिड्स की कर लेना, कर लोगे सेम मेथड अमीनो एसिड्स का। तो ये डायग्राम याद रखना, ये क्या बने, यहाँ से ग्लूकोज सब यहाँ चला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहाँ से यहाँ पर, फिर ये यहाँ पे हो रहा है सिर्फ, यहाँ से सारे इंटरस्टिशियल, अब ये यहाँ पे आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ रहा है सोडियम भी और ग्लूकोज भी, सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट मैंने दो इकट्ठे, समझ जाएगी बात नहीं। यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए, अब यहाँ पे कैपिलरी में फिर डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसकी जो परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है कैपिलरी वॉल की, दे गेट डिफ्यूज्ड इनटू द सीपी, कैपिलरी ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब इसमें फोर्सेस होती हैं, यहाँ भी फोर्सेस होती है कोई जो इसको हिंडर करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को, जो नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर होता है
वो -10 mm होता है, -10 mm नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर। नेट कर लोगे तो पढ़ लेना तुम, क्योंकि कैसे आया -38 + 28 माइनस करके आया, तो -10 आया, ये देख लेना। हाँ ये कर लेना तुम, प्रेशर्स कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर रेजिस्ट करते हैं। पेरी जो पेरी जो है कैपिलरी ट्यूब है, इसका 30 mm अपना प्रेशर होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का अपना प्रेशर होता है, यहाँ प्रेशर उनको माइनस करके -10 mm आ जाता है। समझ आ गई? तो ये सोडियम की कर सकते हो, ग्लूकोज की कर सकते हो, अमीनो एसिड्स की कर सकते हो। दूसरी मैं रिएब्जॉर्प्शन बताती हूँ, बाइकार्बोनेट आयन की, बस फटाफट खत्म करें, मैडम इज देयर। बाइकार्बोनेट आयन की रिएब्जॉर्प्शन, सोडियम की हो गई, समझ में आ गई। बाइकार्बोनेट आयन की देखो, ये हमारे पास ट्यूब है, ये ल्यूमन है, ल्यूमन में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है, फिल्टर्ड के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम में और SO3 हो गया डिसोसिएट, सोडियम एक बार यहाँ हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव आयन आएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। It's get dissociated into carbon dioxide and water. ये एक्सपीरियंस है PCT की, आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोजन ऑफ PCT, समझ गई? अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कर ली, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर कंबाइन करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे H2CO3, H2 से डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन, और सोडियम यहाँ हमारा सोडियम था ना, ये यहाँ गया था, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा सोडियम और ये पूरे फिर कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट अब ब्लड में आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट की रिएब्जॉर्प्शन हमने दिखानी है अलोंग विद द सोडियम, फिर अगेन इट इज अ सिंपोर्ट सिस्टम। समझ आएगी नहीं खिचड़ी? H पॉजिटिव आयन इससे कंबाइन किया था, H पॉजिटिव आयन इससे कंबाइन किया था। अब मैं दूसरा सिस्टम जो बता रही थी कि यूनिपोर्ट सिस्टम का, दूसरा जो एंटीपोर्ट सिस्टम बता रही थी ना, एंटीपोर्ट तो बताया नहीं, सिंपोर्ट बताया था। देखो एंटीपोर्ट में क्या होता है, ये है, ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर सोडियम अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है, मतलब कैरियर प्रोटीन में, जैसे ये कैरियर प्रोटीन है हमारी, यहाँ लगेगा सोडियम और यहाँ लगेगा हाइड्रोजन आयन। अब ये उल्टा घूमेगा तो सोडियम अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएगा। दिस इज नोन एज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ। सोडियम आयन जो है वो इसके अंदर सेल के अंदर जा रहा है, और हाइड्रोजन आयन जो है इस ट्यूब के अंदर, हाइड्रोजन आयन को हमने बाहर निकालना है, इट हैज टू बी सीक्रेटेड। तो फर्स्ट इज सिंपोर्ट, दैट इज यूनिपोर्ट, सेकंड इज एंटीपोर्ट, ये एंटीपोर्ट, थर्ड ये तो अलग हो गया, ये बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन है, ये सोडियम की थी, जो यूनिपोर्ट था वो भी सोडियम की थी। तीसरा सोडियम का मैंने बताया था क्लोराइड ड्रिवन मैकेनिज्म, क्लोराइड जो है यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, which repels the sodium ion, तो सोडियम आयन it gets reabsorbed in the ion। आप ही लोगे, ले लो ले लो, ले लेती हूँ, ले लिए तो ले हाँ ले लेती हूँ, कर ले लूंगी। हाँ। कंबाइन बैठते हो क्या? यही बच्चे हैं, ये पूरी क्लास के बच्चे हैं ये। चलो A1 A2 की मैं कर ले लूंगी 43 में, ठीक है, कंबाइन दोनों की। Chloride driven mechanism, write down the 4 processes, we have enough time now। First is the uniport mechanism of sodium, uniport mechanism of sodium reabsorption along with the glucose and amino acids, along with the glucose and amino acids। Second is the antiport mechanism of sodium reabsorption, it is also known as counter transport mechanism, counter transport mechanism, sodium is exchanged with hydrogen ion,
Sodium ion is exchanged with hydrogen ion. This is antipode. This is a PCB cell. It is having the microvilli here. There is a carrier protein. Sodium is in. Potassium is hydrogen ion is out. This is antipode or counter transport mechanism. Third is a chloride driven mechanism. Chloride driven mechanism. Chloride driven mechanism. Chloride ion. This creates high positive charge here, which repels sodium ion from here. Sorry, ulta. Positive charge here, which repels sodium ion from here. Positive repels each other. जो मेन प्रोसेस तुमने ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। ये मैंने ये दिखा रखे ये टाइट जंक्शन होते हैं इस सेल के। ये एक सेल यहाँ दूसरे सेल स्टार्ट हो जाएगी ना पीसीटी में, टाइट जंक्शन है। तो इट कंटेन्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। Okay. Now I have talked you about the reabsorption at the surface of the PCT. मैम एक बार हाँ। बाइकार्बोनेट वाला दोबारा बता। हाँ बाइकार्बोनेट को दोबारा बताती हूँ। ये देखो this is the cell, epithelial cell of PCT. This is the new one. And this is the PC, peritubular capillary. Here the lumen we have having sodium bicarbonate, filtered out. It gets dissociated to Na plus SO3. मैम ये यूरिन में अपने आप हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा है ना उसमें से, फिल्टर में से, ब्लड में से। जैसे बाकी चीजें नहीं आई, सोडियम अलग आया, ग्लूकोज आया, अमीनो एसिड आया, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी आता है उसमें फिल्टर होके, फिल्टर लोड। हाँ अपने आप ही डिसोसिएट होता है, अपने आप ही ह्यूमन में डिसोसिएट हो जाता है। या हो सकता है सोडियम अलग आता हो और बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाते हो, ये भी हो सकता है, अलग अलग आते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी वी आर स्टडीइंग अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट अब यहां से आता है H पॉजिटिव, it combines with that, it is formed bicarbonate acid, it gets dissociated into carbon dioxide water, diffusion है दोनों की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर H2CO3 cell, this is cell, real cell, it gets dissociated into SCO3 negative, sorry और H positive, ये H वही वाला पानी मिल गया ना, H अभी ठीक है। और ये सोडियम, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। वी वांट इट इन योर ब्लड, हमें ब्लड में चाहिए नहीं
sodium reabsorption at DCT. Sodium reabsorption at DCT. Earlier we have studied about the sodium reabsorption and the other reabsorption at PCT. Now there is DCT. What is DCT? You know about DCT? Distal convoluted tubule. उसकी जो cells होती है, they have less number of microvilli as compared to PCT and less number of mitochondria as compared to PCT. On the surface of the DCT, this is the cell of DCT, epithelial cell of DCT. There is a sodium potassium pump. Sodium potassium exchange pump. Sodium potassium exchange pump works here, and the hormone, that is aldosterone of the adrenal cortex, helps in this process. Aldosterone hormone होता है adrenal cortex का. Adrenal cortex is a gland which is present in the kidney के ऊपर होती है. That secretes a mineral corticoid hormone, that is aldosterone, that helps in this reabsorption of sodium. Sodium potassium exchange pump. ठीक है. 3 sodium ions, 2 potassium ions. Sorry. 3 sodium ions. There is a carrier protein. Correct. और 2 potassium ions. 3 sodium ion जैसे ही होगी फॉस्फोराइलेशन होती है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये सरफेस इधर आएगा, ये पोटेशियम आयन इधर आ जाएंगे, ल्यूमन में देयर इज ल्यूमन and it is a blend. डायरेक्शन अपोजिट जाएगी ना, यहाँ क्या ब्लेंड में क्या आ जाएगा 3 सोडियम आयन और साइड में क्या आ जाएगा 2 पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन ल्यूमन में आ जाएंगे. We have to remove the potassium ion. अब यहाँ क्या हुआ? There is a reabsorption of sodium. ठीक है? And secretion of potassium. दोनों प्रोसेस हो रही है. Reabsorption of sodium and secretion of potassium with the help of sodium potassium exchange pump. कहने का मतलब ये है कि DCT के सरफेस पर जो सोडियम का जो reabsorption होती है, it is taking place as a result of pumping of sodium potassium pump. ATPase is required from here. ठीक है. अब जो है PCT और DCT के बीच में एक another structure is there, that is known as the loop of Henle, that we will discuss in the counter current mechanism. उस पे भी तो reabsorption होगी ना, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे. That we will discuss in the counter current mechanism. PCT भी हो गया और DCT भी हो गया. DCT के सरफेस पे सोडियम की reabsorption हो गई, इसको फर्दर हेल्प कर रही है, पंप को हेल्प कर रहा है aldosterone हार्मोन which aggravates this process. समझ आई? This is about the tubular reabsorption. और tubular reabsorption का आप यूनिट निकालना हो तो मेरे फोर्स से तो प्रेशर बता दे. reabsorption फ्रैक्शन है. reabsorption फ्रैक्शन क्या होता है? tubular reabsorption, rate of tubular reabsorption over total filtered load. Filtered load of that species. Filtered load. जैसे सोडियम की कितनी थी? सोडियम के केस में टोटल कितनी रिएब्सॉर्ब हो गई? 575 थी ना. 400 ग्राम तो हो गई थी PCT के सरफेस पे, बाकी 125-175 ग्राम हो गई थी DCT के सरफेस पे. हाँ, तो टोटल हो गई. ठीक है. 575 एंड जब मोल्स में होते हैं 24.04 मोल्स होते हैं इसके सोडियम. और फिल्टर लोड कितना था? वो भी इतना था. 99% कहते हैं इसको, नॉट 100%. तो 99% जो है that is the unit of reabsorption in case of sodium. Unit of reabsorption. 75 जो 70% that will take place on the surface of the PCT and rest जो है 30% takes place on the surface of the DCT. And in कुछ परसेंट बीच में होती है on the surface of the descending and ascending limbs. वो तो मैंने बताया नहीं ना अभी यूरिन कंसंट्रेशन वाला. तो
तो टोटल मिलाकर जो होती है हमारी दैट इज 99% इन केस ऑफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए सोडियम हियर, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन फ्रैक्शन। तो हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक रीनल फ्रैक्शन पढ़ा था, रीनल फ्रैक्शन, एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पढ़ा, एक हमने पढ़ा तीसरा रीअब्जॉर्प्शन फ्रैक्शन। समझ में आई तीनों फ्रैक्शंस क्या होते हैं? रीनल फ्रैक्शन तो किडनी एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट कितना ब्लड जो है किडनीज में गया है, वो रीनल फ्रैक्शन था, रीनल फ्रैक्शन। Now I will discuss about the third process, that is the tubular secretion. Tubular secretion, it is defined as a secretion of certain harmful substances from the blood back into the nephric filtrate. It is defined as the secretion of certain harmful substances such as, examples such as potassium, hydrogen ion, ammonium ions, urea, uric acid, oxalates, phosphates, uric acid. All these are secreted back into the lumen, into the nephric filtrate. समझ आई? यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी दिखाई थी ना, उधर मैंने यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन दिखाई थी बाय बैक डिफ्यूजन। वी वांट सम यूरिया इन आवर बॉडी, तो रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, जितनी चाहिए थी उतनी रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, बाकी जो है इट इज गेट सीक्रेटेड। ठीक है, ओनली कुछ परसेंट जो है 20% के करीब इट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड बाय बैक डिफ्यूजन, रेस्ट ऑफ द 80% इट इज सीक्रेटेड आउटसाइड द किडनी। यूरिया का यूज होता है, यूरिया साइकिल में ना, वो यूरिया साइकिल में यूज होता है यूरिया का। और यूरिया तो बनता है ना बॉडी में एज ए रिजल्ट ऑफ, हाँ बोलो। हाँ उसमें हाँ रीअब्सॉर्ब करती है बॉडी, एक्सरसाइज में यूज होता है। ठीक है, दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन? हाँ, एक इंपॉर्टेंट आयन जो मैंने बताया कैटेनिन, किडनी कैटेनिन, सर्टेन ड्रग्स they are secreted out, excess of vitamin C it is secreted out, it is not reabsorbed, excess of vitamin C खाने को फायदा नहीं होता, जितना चाहिए होता उतना reabsorb होता, बाकी it is secreted out। समझ आ गई? these are, अब ये देखो पोटेशियम का केस में जैसे दे रही हूं, मैंने उधर बताया था पोटेशियम 90% तो इसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है, it shows bidirectional transport, बाईडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। 90% तो इसकी रीअब्सॉर्प्शन हुई थी ऑन द सरफेस ऑफ द पीसीटी, ठीक है, और बाकी ये इट गेट्स सीक्रेटेड आउट। 10% सीक्रेट आउट द सोडियम पोटेशियम पंप, तो रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है और सीक्रेट भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सोडियम था वो तो रीअब्सॉर्ब हो रहा था, सीक्रेट नहीं हो रहा सोडियम, ग्लूकोज भी सीक्रेट नहीं हो रहा, अमीनो एसिड भी सीक्रेट नहीं हो रहे, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो सब जो है सब रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन पोटेशियम एक ऐसा है जो एब्सॉर्ब रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है और सीक्रेट भी हो रहा है। अब क्रेटिनिन बिल्कुल रीअब्सॉर्ब नहीं होता, क्योंकि यूरिक एसिड, यूरिया थोड़ा सा रीअब्सॉर्ब भी होता है और सीक्रेट भी होता है। ठीक है, अगर उसमें ब्लड में ज्यादा है तो समझ आ गई बात? अब जो है पोटेशियम की बात मैंने कर दी कि पोटेशियम जो है इट शोज बाईडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरी बात ये है कि ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इट इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ मैरीन फिशेस एज वेल एज डेजर्ट एम्फीबियंस। मैरीन फिशेस और डेजर्ट एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, ना तो गोमेस कैप्सूल होता है और ना ही ग्लोमेरुलाई होते हैं। फिर वो कैसे करेंगे किडनी के केस में जब दोनों ही चीजें नहीं है, ट्यूब भी है सिर्फ, तो
तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हो नहीं पाएगी उनकी, तो वो एक्सक्रीटरी मैटर कैसे निकालेंगे? इट इज द ओनली वे ऑफ एक्सक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो भी ब्लड में है सीधा सिक्रीट हो रहा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, ओनली वे ऑफ एक्सक्रीशन। हमारे में ओनली वे नहीं है, हमारे में अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हेल्प कर रही है, रीअब्जॉर्प्शन भी हेल्प कर रही है और सिक्रीशन भी, तीनों मिला के हमारी जो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन की वो पूरी हो रही है, समझाई? उनके केस में पहले दो प्रोसेस नहीं है, सिर्फ जो है सिक्रीशन की ही प्रोसेस है, जो एक्स्ट्रा है वो सिक्रीट हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वो सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? पोटेशियम तो मैंने बता दिया, on the surface of DCT it gets secreted into the lumen, और on the surface of PCT it is bidirectional, बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रग्स हैं वो भी सिक्रेट आउट हो जाती है ल्यूमेन में। तभी जो फाइनल यूरिन जो बनता है कलेक्टिव ट्यूब्यूल जो है ये that contains the final urine after reabsorption of certain substances and secretion of other substances. Here the final urine is formed. एक दिन के अंदर जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.5 to 1.8 लीटर, that is known as the obligatory volume of urine, स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होना चाहिए। लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको काफी इसको करते हैं, इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स यूरिन आउटपुट को। अगर ज़्यादा यूरिन हो जाए, डायूरेसिस, पोलीयूरिया कहते हैं ना, ज़्यादा यूरिन सिक्रेट हो, जैसे वो अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए ADH की, तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता ना, समझ आई? इन द एब्सेंस ऑफ, इन द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसका जो मीडियम लोब होता है, इंटरमीडिएट लोब होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती और वॉल्यूम फिर यूरिन का बढ़ जाता है, दैट डिजीज इज नोन एज पोलीयूरिया और इट इज आल्सो नोन एज डायूरेसिस। कई बार जो है यूरिन कम बनता है, दैट इज ओलिगोयूरिया, अगर किडनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, एनाटॉमिकली या प्रॉब्लम हो जाए तो ओलिगोयूरिया हो जाता है। तो यूरिन का जो वो होता है, एक पिगमेंट होता है यूरिन में, दैट इज नोन एज द यूरोक्रोम, दैट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द जो breakdown of hemoglobin of the dead RBCs in the liver cells, एक पिगमेंट बनता है, that is यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के बारे में तो हमारा जो ब्लड है, सॉरी जो यूरिन की अगर हम पूछे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मैंने बता दिया कि फाइनल यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, फिर आगे यूरिटर में जाएगा, वो पेल्विस से जब बताया था तुम्हें, पेल्विस से फिर यूरिटर में, यूरिटर से भी बाहर निकलेगा। तो फाइनल यूरिन की व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइनल यूरिन? वैसे तो इसमें 95 to 96% वाटर होता है, 2% इसमें यूरिया, 2% यूरिया और 2 to 3% इसमें निकलते हैं यूरिक एसिड, हिप यूरिक एसिड, हिप यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, ये यूरिन की कंपोजिशन है, एग्जैक्ट कंपोजिशन इन ए हेल्दी पर्सन। और अमाउंट होती है 1.5 to 1.8 लीटर पर डे, बट इट इज मैंने बताया इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल रीजंस और कुछ अपनी पैथोलॉजिकल रीजंस से भी द अमाउंट ऑफ यूरिन इट इज अफेक्टेड बाय, जैसे मैंने बताया इन द इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन देन वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड and जो काफी dilute urine is produced. If there is certain pathological या कोई एसिडोसिस का केस हो तो भी जो है इसकी जो है अमाउंट जो है वेरी करती है। हाँ, एसिडोसिस होता है, जैसे एसिडिक, जैसे पीएच है इसकी अपना यूरिन की पीएच 6 के करीब होती है। हाँ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कुछ भी हो सकता है, तो इसके जो ये इट बिकम्स मोर एसिडिक, मतलब इसकी जो पीएच है वो 6 से कम हो जाएगी। नॉर्मल पर्सन के अंदर इसकी जो पीएच होती है दैट इज 6, ठीक है। इन केस ऑफ फीवर इट बिकम्स मोर एसिडिक, इन केस ऑफ एसिडोसिस इट बिकम्स मोर एसिडिक। मैम जैसे पैथोजेनिक इफेक्ट होता है तो कलर चेंज होता है ना यूरिन का, तो मतलब इसी ये है ना यूरोक्रोम, इसी हाँ, यूरोक्रोम की वजह से
यूरोक्रम जो है दैट इज द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, ब्रेक डाउन यूनिट है। व्हेन आरबीसी इज डेड उनका जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो ब्रेक डाउन होकर एक पिगमेंट बनाता है दैट इज नोन एज द यूरोक्रम। लिवर सेल्स में बनता है तो फिर वो यूरिन में एक्सीडेट होता है। बाकी तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन के केस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के केस में जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में वो निकलने पिगमेंट निकलने शुरू हो जाते हैं बिलीरुबिन और तो येलोइश ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन। ठीक है, हो गया ये पूरा चैप्टर। अब एक रह गया काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट विल आई विल डिस्कस टुमारो। काउंटर करंट मैकेनिज्म, हाउ द आइसोटोनिक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है दैट इज आइसोटोनिक इन नेचर, बट यूरिन इज हाइपरटोनिक। Urine is hypertonic. Hypertonic, hypotonic to what? To the, we compare it with the interstitial fluid. So how isotonic glomerular filtrate is converted into hypertonic urine, this is called counter current mechanism.